हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास टेंथ का एसएसटी का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना दिए हैं। आप प्लेलिस्ट जाकर देखिए, आपको सोशल साइंस का, मैथ का, साइंस का सबका अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगा। आप जाकर देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना दिए। आज का देखते हैं क्वेश्चन का क्या डिस्कस करेंगे। 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जो 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? तो देखिए, सन 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण थे निम्नलिखित। इसी तरह से आपको भी लिखना। पहला पॉइंट क्या लिखिएगा? मध्यम वर्ग के शासन का प्रभाव। क्या लिखिएगा? मध्यम वर्ग के शासन का प्रभाव। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? समाजवाद का प्रसार। क्या लिखेंगे? समाजवाद का प्रसार। और चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे? लुई फिलिप की नीति। क्या लिखेंगे? लुई फिलिप की नीति। आप पांचवा जैसे देखिए, उसके बाद क्या लिखिएगा? इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण, सबसे मेन कारण क्या है? लुई फिलिप की नीति। सबसे मेन कारण क्या है? लुई फिलिप की नीति। और जनता में उसके प्रति असंतोष था। जनता में उसके प्रति क्या था? आपका असंतोष था। वह जनता की तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ था। लुई फिलिप ने निरंकुशवाद से वहाँ मध्यम वर्ग का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। उदारवादी मध्य वर्ग के लोगों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्र एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। ठीक है ना, ये आपको पहला का उत्तर हो गया। दूसरा का उत्तर देखिए, आपको क्या क्वेश्चन है? पर क्वेश्चन है इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? ये भी आपका एग्जाम के लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन आपका एग्जाम में कितना बार पूछा गया है। इटली और जर्मनी के एकीकरण हुआ है तो ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है? तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। चलिए देखते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया ही था। सबसे बड़ी बाधा क्या था? ऑस्ट्रिया ही था। आगे देखते हैं क्या कारण है। ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी के एकीकरण संभव हो। देखिए, ऑस्ट्रिया है ना, जो कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का क्या हो? एकीकरण संभव हो सके। दूसरी ओर एकीकरण के पूर्व जर्मनी 300 से ज़्यादा भागों में बटा हुआ था। ठीक है ना, जिसके दो सबसे बड़े भाग क्या है? एक ऑस्ट्रिया था और एक प्रसा था। ठीक है ना, ऑस्ट्रिया चाहता था कि जर्मनी उसके अधीन रहे। ऑस्ट्रिया क्या चाहता था कि पॉइंट को एकदम नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ क्या ऑस्ट्रिया क्या चाहता था? ऑस्ट्रिया चाहता था कि जर्मनी उसके अधीन रहे, जबकि प्रसा जर्मनी को अपना करना चाहता था। क्या करना चाहता? देखिए यहाँ पर क्या बोला? प्रसा है ना, जो प्रसा है, जर्मनी को क्या करना था? अपना करना चाहता था। ठीक है, आगे देखिए, क्योंकि जर्मनी की अधिकतर जनता प्रसा के अधीन होना चाहती थी। क्योंकि जर्मनी यहाँ पर है, जर्मनी का अधिकतर जनता प्रसा के अधीन होना चाहती थी, जिससे स्पष्ट है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा क्या था? ऑस्ट्रिया था। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताया। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या यहाँ पर है? बोल रहा है फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाया? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कितना बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्त 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। शीघ्र ही फ्रांसीसी लोगों ने सत्ता अपने हाथों में ले ली। तत्पश्चात फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों को एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती है, जो निम्नलिखित है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्या बोल रहा है? सर्वप्रथम पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों को एक संयुक्त समुदाय में विचार पर बल दिया जाए। पहला पॉइंट। दूसरा बोल रहा है एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिससे पहले के राज्य ध्वज की जगह ले ली। तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे? स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा दिया जाने वाला है, जिसका नाम बदलकर क्या रखा गया? नेशनल असेंबली कर दिया गया है। चौथा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे? राष्ट्र के नाम पर नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ।
आगे देखते हैं क्या है। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसमें सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाया जाए। आंतरिक जो है आयात निर्यात जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है शुल्क समाप्त कर दिया जाए, ताकि दूसरा देश से आप कोई भी सामान मंगा सकते हैं और आपका देश से कोई सामान ले जा सकता है तो उसमें क्या जो शुल्क लगेगा उसको क्या समाप्त कर दिया जाए। और भार तथा नापन की एक समान व्यवस्था लागू की जाए। आगे देखिए क्या बोल रहा है। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में बोली जाने वाली फ्रेंच को राष्ट्रभाषा के रूप में चुना गया। ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन ये वाला है, एकदम दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आपका एग्जाम में पूछता है। जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें, पूरा डिटेल में। याद देखिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया। दोनों में से कोई बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्ग जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त था और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित सदस्य द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, लेकिन राष्ट्र निर्माण किया उदारवादी पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे तत्पश्चात जो है प्रशा के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए प्रशा के जो प्रमुख मंत्री बिस्मार्क ने आंदोलन का नेतृत्व किया। कौन किया, प्रशा के जो प्रमुख मंत्री बिस्मार्क का आंदोलन का नेतृत्व किया। चौथा यहाँ पर पॉइंट क्या लिखेंगे, ओटो वोन बिस्मार्क ने इस आंदोलन की प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद लिया। किससे लिया, तो प्रशा की सेना और नौकरशाही से मदद लिया। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, 7 साल बाद, यहाँ पर क्या बोला है, 7 ईयर बाद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के तीनों युद्धों में प्रशा की जीत हो गया। क्या हो रहा है, 7 साल बाद जो है ना ऑस्ट्रिया हो गया, डेनमार्क हो गया, फ्रांस का 3 युद्ध हुआ, 3 बार, उसमें प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। आगे देखिए जनवरी 1871 में वायसराय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी को सम्राट घोषित कर दिया गया। यही क्या था आपका, यही जर्मनी का एकीकरण था। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको एकदम अच्छा से इसको रट के याद कर लेना है और लिख देना है। आगे देखिए यहाँ पर बोल रहा है इटली के एकीकरण, या तो जर्मनी के एकीकरण पूछता है भैया, या तो इटली के एकीकरण पूछता है। तो इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करें, या तो अथवा हम बोलेगा इटली के एकीकरण में शासक विक्टर एमेनुएल, मंत्री प्रमुख काबूर और गैरिबल्डी की क्या भूमिका थी, ये बताइए। दोनों में से कोई बोलेगा तो क्वेश्चन होगा, तो आंसर एक ही होगा। इटली एकीकरण में विक्टर एमेनुएल द्वितीय, वित्त मंत्री प्रमुख काबूर और गैरिबल्डी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। क्योंकि इन्हीं के प्रयासों से इटली का एकीकरण क्या है, संभव हुआ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पहला, इटली एकीकरण की प्रक्रिया में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इटली अनेक वंशानुगत राज्य तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। 19वीं शताब्दी में मध्य इटली 7 राज्यों में बटा था। कितना राज्यों में बटा था, 7 राज्यों में बटा था। आगे देखिए, युद्ध के जरिए इतावली राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमांट के शासक विक्टर एमेनुएल द्वितीय को सौंप दिया गया। भैया इसको जोड़ना है आपको। आगे देखिए बोल रहा है, शासक विक्टर एमेनुएल द्वितीय ने यह जिम्मेदारी किसको दे दिया, सार्डिनिया पिडमांट के प्रमुख मंत्री काबूर को दे दिया। ठीक है, अब मंत्री जो है प्रमुख काबूर ने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया गया। आगे देखते हैं यहाँ क्या क्वेश्चन है, बोल रहा है 4 नंबर, काबूर अब क्या किया था, काबूर ने प्रशा के सार्डिनिया पिडमांट की एक चतुर क्या बनाया, कूटनीति बनाया। कूटनीति संधि की फ्रांस की मदद से 1859 में ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 में वे दक्षिण इटली और दो सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनिश शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल हो रहे हैं। आगे देखिए, इस प्रकार इटली का एकीकरण क्या हुआ, पूरा हो गया और 1861 में विक्टर एमेनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। तो ये आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।